चलो जी स्टार्ट करें। तो पहले तो ये बताओ, देखो अभी स्ट्रैटेजी की बात है, तो अब लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे पास अभी कितने दिन हैं? अराउंड कितने दिन है? 15 दिन लगा लो उधर, और एक महीना ये है ना, 40-45 डेज है, अराउंड 40 डेज मान लो। तो क्या करोगे? पहले पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो PYQs है ना, पहले इसको ढंग से सॉल्व कर लो 4-5 बार, और इसमें सीखो क्या क्या नहीं आता है, और जो चीजें नहीं आए उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, एंड देन अगेन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो अभी तुम्हारा पर्पस होना चाहिए जो PYQs हैं, क्या एक सैंपल पेपर है, एक ये हो गया 18 का पेपर है, 19 का, फिर 20 का, 21, 22, 23 है ना। तो कितने पेपर हो गए तुम्हारे पास? 7 पेपर है टोटल, सैंपल क्वेश्चन को मिला लो। सो टोटल 7 पेपर यहाँ पे है। तो ये जो 7 पेपर है, इस पेपर को तुम कम से कम 4-5 बार सॉल्व करो, और ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें सीखना है। हो सकता है बहुत सारे तुम्हें आते ही हो पहले से, जो नहीं आते उसको सीखो। कैसे सीखोगे? तो अगर थ्योरीज नहीं आती, उसके पीछे के थ्योरीज पढ़ लो, बुक से, ऑनलाइन, यूट्यूब, गूगल, मुझसे, कहीं से भी समहाउ सीखो, एंड देन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इसके जो पेपर्स यहाँ पे जितने PYQ हैं, इन सबके आपके सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ये हो गया। तो अब आता है तुम, मतलब इसमें सीखना है हाउ टू सॉल्व, और जो बिल्कुल नहीं पता टॉपिक, तो पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वापस आओगे तुम। तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ मतलब बेसिक रेफरेंस ये होने चाहिए कि इस रेफरेंस पे काम करना है, कि ये क्वेश्चंस आए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। थोड़े आसान डिफिकल्ट हो सकता है, बट मोर और लेस ऐसा ही पेपर होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ने हैं। फिर वापस आ जाओ सिलेबस पे। सिलेबस में देखो ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, इनिशियली उस पर वर्क करो। तो क्या करना है, 11-12 की बुक उठाओ, या IIT JEE की बुक उठाओ, उससे थ्योरीज कवर करो, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइजेस करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो समहाउ। देन PYQs मेंस एडवांस के कर सकते हो सिलेबस से रिलेटेड। तो पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लो, ईच वर्ड जो सिलेबस का है उसको ढंग से कवर करो, डेफिनेशन, थ्योरम्स, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एंड देन टाइम है मेंस एडवांस के क्वेश्चन करो, और एंड में 1-2 बार फिर से इसको एग्जाम के 2-4 दिन पहले फिर से इन सारे पेपर को 2-4 बार सॉल्व कर दो, तो ये ना प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा तुम्हें करना चाहिए। बाकी तुम लोग बताओ, तो अभी कहां से हम लोग स्टार्ट करें? क्या कराऊं? हाँ 18 से सैंपल क्वेश्चन पेपर किया तुम लोगों ने? इसमें क्या है सर? एक बार अटेम्प्ट किया था। ओके। तो इसमें जो जो क्वेश्चन नहीं होते वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ये है। हाँ जी। है ना। अब जैसे अभी मैं सॉल्व करूं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं, मैं पहले से प्रिपरेशन करके पढ़ाने नहीं आता हूं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास। तो अभी जो मान लो कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, तो वो मैं रात को जाके फिर ट्राई करूंगा, कल फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझे भी नहीं आते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी सीखना है वो चीज, तो इट्स नो प्रॉब्लम। तो बस मुझे फिर मैं थोड़ा टाइम दो, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये है। तो कहां से स्टार्ट करें? 18 से स्टार्ट करें, सैंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें? बाकी लोग बताओ, मेजॉरिटी बताओ क्या करें? 18 से करना है, और ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना, फिर उसके बाद तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज है। कहां से स्टार्ट करें? सर प्रीवियस ईयर ही करवाइए, सैंपल पेपर नहीं किए। ठीक है, प्रीवियस ईयर, ये 18 से स्टार्ट करते हैं, चलिए। सिलेबस लास्ट टाइम में देखा ही था कि बस 11-12 का ही मोस्टली सिलेबस है, और प्रोग्रामिंग थोड़ा एक्स्ट्रा है। सो ओके, तो ये CMI 2018 का पेपर है। ओके ठीक। तो ये 15 मई 2018 को हुआ था पहली बार, मतलब 2018 में ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ ये इंफॉर्मेशन है जो तुम पढ़ सकते हो। तो यहाँ कुछ नोटेशंस होंगे। बाकी एक सेशन हमने किया था CMI डेटा साइंस को लेके कुछ दिन पहले, है ना। सौम्य जो है, एक और वर्ग का सिद्धार्थ, सिद्धांत, इन दोनों के साथ किया था। तो वो तुम देख सकते हो, कटअप वटअप बताया था उसने, किस पार्ट में क्या कटअप रहता है, क्या पैकेज है, उसके बारे में सारे डिटेल्स हैं। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो अवेलेबल है, CMI डेटा साइंस का, वो है ना कि क्या है, तो उसके बारे में तुम देख सकते हो। 40 पार्ट ए का है, जहां तक मुझे याद है। पार्ट ए में 40 मार्क्स का है, अब बताया तो उसने 12 मार्क्स का कटअप जाता है, जैसे उसने बताए थे।
और पार्ट बी में 60 मार्क्स का है। कितना कट ऑफ बताया था इसका, याद है किसी को? सेकेंड पार्ट का देखो उस वीडियो में डिस्कस किया था हमने, जो लोग सेशन बढ़े हैं उनको आइडिया होगा। पार्ट ए का ही होता है। अच्छा पार्ट ए में तो 12 है, 12 पार्ट होगा तो उसके बाद ओवरऑल मार्क्स होता है सर। अच्छा हाँ, फिर ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना बताया था? यस, कट ऑफ पार्ट ए का 12 प्लस था, 12 मार्क्स था, और टोटल फिर 100 में से मेरिट बनेगा 66 मेरिट है सर, पिछली बार जनरल 66 लास्ट था या फर्स्ट राउंड था? लास्ट, एक बार ही आता है शायद, एक बार ही होता है सर। ओके, तो 66 मार्क्स कह रहे हो आप? ओके, तो देख लेना उस वीडियो में उसने क्या बताए हैं। मुझे याद लग रहा है 40-50 बताया था, पता नहीं, देख लो एक बार। तो याद नहीं मुझे अभी, मतलब वो देख लेंगे उसमें। सो अभी कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से कह रहा है कि इसमें ठीक है, पढ़ लो क्या कह रहा है। दिस इज द ओनली प्लेस दैट विल बी सीन फॉर द ग्रेडिंग पार्ट ए, सो केयरफुली एंड क्लियरली राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन ऑन द डेजिग्नेटेड लाइन बिलो। तो ये तो मतलब आंसर देखना है तुम्हारे पास, जितने क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ लिखना है, वो तो एग्जाम में तुम्हें देखना है। अब ये कुछ आपको पहले से बता रहा है, जो आपको पता होगा पहले से, है ना, कि कोई फंक्शन है उसको 1 कब बोलेंगे, तो fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाई x इज इक्वल टू y, ये डेफिनेशन है 1 फंक्शन का। या x इज, है ना, इसी को दूसरे तरीके से x इज नॉट इक्वल टू y इम्प्लाइज fx इज नॉट इक्वल टू fy, ऐसा लिख सकते हो। तो ये भी 1 फंक्शन का डेफिनेशन है। फिर बोल रहा है f इज ऑन टू इफ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f इज y। दूसरे तरीके से लिखोगे तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, यही ना, जो फंक्शन का रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए। तो ये ऑन टू का ये भी डेफिनेशन है, तो थ्योरम समझ सकते हो। बाइजेक्टिव का मतलब 1 ऑन टू, ये पता है हमें, 1 ऑन टू दोनों होगा। फिर क्या बोल रहा है? फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a, ये डेफिनेशन है इनवर्टिबल फंक्शन का, कि f a से b में है, इनवर्टिबल होगा अगर एक फंक्शन g मिलेगा b से a में, इस तरीके से कि f ऑफ g ऑफ y बराबर y, मतलब f ऑफ g इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, एंड g ऑफ f ऑफ x इज x, g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये इनवर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन है। f g का इनवर्स है, g f का इनवर्स है। ओके, डिटरमिनेंट ये नोटेशन बता रहा है, ट्रांसपोज ये है। चलो ये तो नोटेशंस हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया। अब चलिए यहाँ ट्राई करते हैं। आओ भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, P कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, A बराबर PB P इनवर्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। पहले तो मुझे ये बताओ, ये किसका डेफिनेशन है? किसी को आइडिया है इसका? ये किसी वर्ड का डेफिनेशन है लीनियर अलजेब्रा में। सिमिलर मैट्रिक्स। यस, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। सो A इज सिमिलर मैट्रिक्स टू B, ठीक है। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है जाकर पढ़ सकते हो, गूगल कर दो सिमिलर मैट्रिक्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगे, कोई ढंग से दो जब पढ़ लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है ये। सो ये डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का, कि A एंड B आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट A कैन बी रिटन एज PB P इनवर्स। और इसी के आगे जाके डायगोनलाइजेबल वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसमें जस्ट B की जगह डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। तो वहां आता है कि मतलब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। तो ये है, देखते हैं आपके पार्ट में है कि नहीं। एनीवे, तो शायद इसकी जरूरत ना भी पड़े, बस बता दिया ये टर्म जो डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का। ओके, अब ये कहना चाह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो जो B होगा वो P इनवर्स AP होगा, हाँ है ना। तो चूंकि P तो इन्वर्टिबल है, अगर दोनों तरफ मैं, चलो इसी में देखो, अगर तुम ऐसा करो कि दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? चेक करो, which of the following are necessarily true। तो ये क्या मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है इसमें, ऐसा है क्या? यस सर। अच्छा, इसे पढ़ना पड़ेगा, ये इस तब समझ आएगा ना। ओके ओके, सो मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। फिर तो आपको बहुत केयरफुली ईच ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट अगर मान लो पहले से पता है कि एक ही करेक्ट होना है तो एक करेक्ट मिलता है, बाकी ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि आपको ईच ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा एंड डिसाइड करना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि अगर एक ऑप्शन गलत हो गए तो अब ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा इंफॉर्मेशन,
तो ये आई थिंक पार्शियल मार्किंग है इसमें। अगर मान लो 2 ऑप्शन ट्रू है और 1 ऑप्शन टिक किया तो मार्क्स मिलेंगे? नो सर। नो। नो सर। हाँ, जैसे जैम में भी यही है, जैम में सेम सिस्टम है कि मान लो एमएसक्यू पार्ट में जो 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, एक ही टिक कर तो गलत माना जाएगा, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है उसके, है ना। तो यहाँ पार्शियल मार्किंग नहीं है मतलब। ओके, तो देखो ये तो आसान है। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो उधर सॉल्व करता हूं मैं। पहले तुम लोग सॉल्व करके जरा बताओ आंसर, पहले तुम लोग ट्राई करो। देखो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद कोशिश करना बिना सॉल्यूशन देखे किसी का, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद हमारा दिमाग का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, तो आप 360 नहीं सोच पाओगे। जब हम खुद से ट्राई करते हैं तो हम हर डायरेक्शन में सोचते हैं, फिर हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या अप्रोच करेक्ट है, और ये किसी का अप्रोच देख के आप बहुत ज्यादा नहीं सीखोगे। जब आप ट्राई करोगे तो ट्राई करके आपको फिर समझ आएगा अच्छा ये सही है ये गलत है। तो मतलब ट्राई करना सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का। तो पहले आपको ट्राई करो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को, फिर मैं करता हूं। एक बार तुम लोग डिसाइड करो। हाँ, क्योंकि एग्जाम में तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर तुम यहां डिसाइड नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में भी तुम सर्टेन नहीं रहोगे। तो तुम्हें घर पे वो माहौल और उस मतलब तरीके से प्रिपरेशन करना होगा जैसे एग्जाम में तुम परफॉर्म करोगे। अगर घर पे तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वैसे एग्जाम में कैसे करोगे? तुम्हें घर पे एक वो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करो, तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा ट्रू है फॉल्स है। एग्जाम में तो करना ही है, ये चीज है। कोई बताओ क्या लग रहा है? जो लोग थोड़े सिंसियर है, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले, एटलीस्ट ट्राई करो और तुम बस ये चेक करो कि तुम जो सोच रहे हो सही है गलत है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सीखोगे ना। बट ट्राई करना बनता है ना, ट्राई करो। तुम्हारे हिसाब से क्या ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए? इसका आंसर की देते हैं क्या ये लोग? एज ए सॉल्यूशन देते हैं ना। ओके, तो अब फिर से एक और चीज बता रहा हूं, सॉल्यूशन है, तुम सोचोगे सॉल्यूशन देख के कर लेंगे, तो प्रॉब्लम एग्जाम में ये होगा, एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको दिमाग को डेवलप करना है, तो बिना सॉल्यूशन देखे पहले सॉल्व करो, अब बाद में सॉल्यूशन देखो। पहले सॉल्यूशन देखो, तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो जैसे तुम अभी हो, प्रिपरेशन के बाद भी तुम्हारा दिमाग उतना ही रहेगा। दिमाग डेवलप कब होगा? जब तुम ट्राई करोगे खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, मतलब सीखोगे। हाँ, ABC। ओके, सो है ना, यहाँ B ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज, तो बताइए इसका मतलब ये भी हो गया कि A बराबर B, है ना। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि टू मैट्रिसेस आर सिमिलर, इट इज नॉट नेसेसरली दे आर एक्चुअली इक्वल, ठीक है ना। सीनो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब दोनों का ट्रांसपोज इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स इक्वल है। तो सिमिलर मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली इक्वल, तो गारंटी तो नहीं है कि इक्वल होगा, तो ये गलत हो गया। A इनवर्टिबल इफ एंड ओनली B इनवर्टिबल, डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट B इज दिस। अब देखो ये हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहां से क्या करते हैं, और हमेशा क्वेश्चन अपने अप्रोच से ट्राई करो। देखो मैं ट्राई करता हूं, इसमें करना क्या, सिंपली पहले दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। जब P इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ P इनवर्स P I हो जाएगा, तो ये बचेगा BP इनवर्स। अब राइट साइड में दोनों के P मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट साइड में P मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, P इनवर्स A P। तो यहाँ राइट साइड में P मल्टीप्लाई करो तो B P इनवर्स P फिर I हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और B इंटू आइडेंटिटी B आ जाएगी। तो ये हो गया आपका P इनवर्स AP बराबर B। सो ये तो मतलब करेक्ट है। अगर तुम दोनों पे डिटरमिनेंट ऑपरेट कर दो तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B, ये होता है। तो लगा दो इस पर, डिटरमिनेंट ऑपरेट करो। जब डिटरमिनेंट दोनों तरफ ऑपरेट करोगे ना तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, तो ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे बताओ मुझे A इनवर्स का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? 1/A is
डिटरमिनेंट। yes 1/a डिटर्मिनेंट। so you can apply here, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट p, डिटर्मिनेंट b, डिटर्मिनेंट p इनवर्स, एंड डिटर्मिनेंट p इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट p। so p और p कैंसिल हो जाएगा, so यहाँ डिटर्मिनेंट p डिटर्मिनेंट b 1 अपॉन डिटर्मिनेंट p ये कैंसिल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट b, तो ये ओके है। अब बोल रहा है इन्वर्टिबल, सो यू नो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन इट इज इन्वर्टिबल। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो इसका भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि इक्वल है डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बट डिटर्मिनेंट आर इक्वल एक्चुअली। तो अगर ये नॉन जीरो तो ये भी नॉन जीरो। अब किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, तो ये सीखने का प्रोसेस है। फिर से वो लोग जो अक्सर सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूं। एग्जाम उन लोगों का क्लियर होता है जो खुद सीखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक ये सॉल्यूशन देख के रट्टा मार दिए, नहीं। इनिशियली हाँ जरूरत पड़ती है सीखने के लिए, बट इनिशियली यू ट्राई, और आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो कंफ्यूजन आ रहा है, वो पूछ सकते हो आप। तो इससे रिलेटेड किसी का मन में कुछ, हाँ सिमिलर जो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं हाँ हमेशा सिमिलर होती हैं। इक्वल तो सिमिलर होंगी, सिमिलर जरूरी नहीं इक्वल होंगी। इफ दे आर इक्वल देन दे आर सिमिलर, they are similar they may not be equal। सर सी पार्ट समझ नहीं आया। हाँ सी पार्ट में क्या है देखिए कि जैसे, तो मुझे थोड़ा सा आपको उसके पीछे मैं साथ में थ्योरी बता दूंगा ना। तो पहले देखो एक चीज होता है कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं क्वेश्चन में आपको टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इन्वर्टिबल का डेफिनेशन क्या है, या मीनिंग क्या है, या फॉर्मूला क्या है, या थ्योरम क्या है, दैट यू शुड नो। ये चलो तो इसको मैं एक बार फिर से इसको हटा देता हूं। ठीक है चलिए, तो यहां देखो मैं सिंपल बताता हूं, मैं क्या दे रखा है, a बराबर p b p इनवर्स। मैंने कहा दोनों तरफ p इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो p इनवर्स a बराबर p इनवर्स, या यहां भी p कर दो, चलो तो लेफ्ट साइड में p इनवर्स, राइट साइड में ये, तो ये p इनवर्स p b p इनवर्स इनटू p। क्या किया, इन दोनों में जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में p इनवर्स, राइट साइड में p, तो ये हो गया। अब ये चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब कि a इंटू बी सी कैन बी रिटन एज ए बी इंटू सी, है ना, यही प्रॉपर्टी है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी और बी इक्वल नहीं होगा, जरूरी नहीं है, बट ये होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ब्रैकेट को तुम चेंज कर सकते हो, तो जब ब्रैकेट इस पे लाओगे तो p इनवर्स p i हो जाएगा, p इनवर्स p i हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा b हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन ए है। दूसरा समझ आया ही तुम्हें, मैंने कहा दोनों में डिटर्मिनेंट लगा दो, तो ये ए के लिए कर रहा था, दूसरे में डिटर्मिनेंट लगा दो। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी इंटू सी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b इंटू डिटर्मिनेंट c, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो उसके हेल्प से डिटर्मिनेंट p डिटर्मिनेंट b 1 अपॉन डिटर्मिनेंट p, सो ये और ये कैंसिल हो गया। क्योंकि p एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, yes tell। This is not right time to talk actually। हाँ so देखो जी, मैं बोल रहा हूं कि a matrix A is invertible if and only if determinant of A is non-zero। तो इसने यही कहा ना, अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B इक्वल है। तो मुझे ये बताओ ये क्या कहना चाह रहा है, A is invertible मतलब
determinant A is non-zero. If and only if B is invertible, determinant B is non-zero. तो अगर B स्टेटमेंट ट्रू है, B ऑप्शन, तो C ऑप्शन ऑब्वियसली ट्रू हो गया, है ना? है ना? क्योंकि इक्वल ही है, तो जब A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो B का भी नॉन जीरो, है ना? ये इफ एंड ओनली मतलब तुम इसको अज्यूम कर दो, सपोज डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो, तो दोनों तो इक्वल ही है, तो देन B इज आल्सो नॉन जीरो. दूसरा केस में होगा सपोज B डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन A डिटर्मिनेंट इज आल्सो नॉन जीरो. ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए ट्रू हो गया. और किसी को कंफ्यूजन है कुछ? मैट्रिक्स में नॉट बी इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी दे आर इक्वल. ठीक है ना? इसे काउंटर एग्जांपल मिल जाएंगे. तो सिमिलर मैट्रिसेस में नॉट बी इक्वल. ओके, चलो तो अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछोगे तो सीखोगे. ये है. और सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी डी, चार मैट्रिक्स दे रखा है. Which of the following statement are true? आसान है ना ये तो, आता है निकालना. बताओ मुझे कोई निकाल के. डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट बी कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट सी कितना आ रहा है. और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग सीखना चाहते हैं पहले अपना सॉल्यूशन लिखो, फिर किसी का सॉल्यूशन देखो, चाहे वो ऑफिशियल सॉल्यूशन हो कुछ भी हो. सीखने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है, तब जाके ये डिसाइड कर पाओगे क्या तुम्हें सीखना है. जब सॉल्यूशन तुम देख लोगे तो या तो तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा तुम्हें सब आता है, या फिर रियलाइज होगा तुम्हें कुछ नहीं आता है, और दोनों केस में तुम्हारा नुकसान है. सो दिस बेटर कोई भी पीवाईक्यू आप सॉल्व करो किसी भी एग्जाम के, फर्स्ट सॉल्व योरसेल्फ एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन. तो उसके बाद ये आपको पता होगा कि आपको क्या क्या नहीं आते हैं, और वो आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप सीख पाओगे. उसके बाद फिर से एक बार सॉल्व करो, और ये देखने के लिए कि आपने क्या वो सीख लिया जो पहले नहीं आता था. ये चीज है. एनीवे, क्विकली फाइंड करो डिटर्मिनेंट. ए का तो जीरो आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका जीरो आएगा. हाँ, सर बी और सी का भी 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चूंकि जो बी है वो ए का ट्रांसपोज ही तो है ना? अच्छा, तो सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है. ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करवाना चाह रहा है एक्चुअली. तो है ना, तो मुझे याद ही है, क्योंकि है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब लिखो डिटर्मिनेंट जीरो ही आता है. तो ये मुझे पहले से बात. अब B जो है A का ट्रांसपोज है, तो मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, इसलिए AB का डिटर्मिनेंट तो इक्वल ही आएगा. ट्रांसपोज है ना 4 5 6. यस, सो ओके हो गया. अब C में क्या हो रहा है देखो, A और C, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज हो रहा है. और ये सब 11 12 का कॉन्सेप्ट है. क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट, वहां जाके देख सकते हो. अब यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इन्होंने क्या किया, मैट्रिक्स ए में 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया. तो मुझे बताओ कोई, व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हाट हैपेंस? साइन चेंज हो जाता है. यस, सो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. सो अल्लाह ये जीरो ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हालांकि यहाँ पे जो होगा कि A से C में क्या है, A का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा. तो ये इन्होंने जस्ट फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज कर दिया. तो ये है, मतलब थ्योरेटिकली क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ C विल बी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट A, बट ये तो जीरो है ना. तो एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाओ. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो इसने क्या नया चेंज किया कि जो डायगोनल वाले हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है. हाँ, ये बस चेंज किया है. ओके, तो यहां से ये समझ आ गया डिटर्मिनेंट ए बी सी तीनों जीरो होगा. सो ए बी सी तीनों जीरो होगा. तो चूंकि ए बी सी तीनों जीरो होगा तो ये तो इक्वल हो जाएगा ना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है. तो ए बी सी तीनों का डिटर्मिनेंट जीरो है. ओके, तीनों जीरो होगा. चलो अब डी पे आते हैं. तो डी में क्या करोगे बताओ? सो व्हाट कैन वी डू? कोई प्रॉपर्टी यूज करो, डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे?
तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 5 9 पे माइनस लगा दिया, तो इससे क्या फायदा होगा हमारा? अगर प्रॉपर्टी लगाऊं तो कुछ होगा, ये निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट एक्सपैंड करके बताओ कितना आता है, कोई एक्सपैंड किए हो? ये सर 82 आ रहा है। 82 आ रहा है, बाकी लोग भी देख लीजिए आपका क्या आ रहा है। सो 82 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है तो ये तो इक्वल होगा नहीं फिर तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा फिर तो। चेक कर लो एक बार जी, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। तो एबीसी तीनों चूंकि रिलेटेड है, डायरेक्टली हो गया इसका, डायरेक्ट मुझे है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है कोई समझ मुझे आ रहा है जिसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है कि x आपके पास x जो है रो मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, which of the following statement are true? x ट्रांसपोज x इज, अच्छा तो आसान है ना, तो x ट्रांसपोज जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आसान तो सारे क्वेश्चन है हालांकि, तो x ट्रांसपोज ये हो गया। अब आप कह रहे हैं, पहला कह रहा है कि x ट्रांसपोज, तो बहुत इजी से आप डिसाइड कर लो, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये 3x1 है और ये 1x3 है, तो जब आप x इंटू एक्स ट्रांसपोज करोगे तो एक मैट्रिक्स आपका क्या मैट्रिक्स आएगा, x का ऑर्डर है 1x3 और यहाँ है 3x1, तो ये 1x1 आएगी। और जब x ट्रांसपोज x करोगे तो x ट्रांसपोज पहले लिखोगे आप, तो 3x1 फिर 1x3, तो ये कितने आएगी 3x3। तो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है कि a इंटू बी आपका डिफाइन कब होता है, जब a में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड b में नंबर ऑफ रो इक्वल हो, एंड जो प्रोडक्ट का आपका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रो इन a एंड नंबर ऑफ कॉलम इन b। सो ये ठीक है ना, सबको पता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल, दैट इज ओनली। सो आसान है। तो एक तो ये समझ आ गया कि आपका x ट्रांसपोज x जो है वो 3x3 का है, x ट्रांसपोज 3 का नहीं है। फिर x ट्रांसपोज 1x1 का है, ये सही है। ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या बताओ, 1x1 की मैट्रिक्स और 3x3 की मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकती है? सो कोई टू मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? फर्स्ट थिंग दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर, एंड सेकंड थिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, ये चीज है। तो ये हो गया। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स सेट टू बी सिमेट्रिक, डेफिनेशन दे दिया आपको ऑलरेडी कि सिमेट्रिक बोलेंगे अगर ऐसा होगा। सपोज A इज एन आर्बिट्ररी 2x2 मैट्रिक्स, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो ये भी तो ऐसे आसान सा ही समझ लो, जैसे मैं ऑप्शन ए में इसने कहा A ट्रांसपोज A है, इसका मैं फिर से ट्रांसपोज लगा देता हूं, मान लो पूरे का, खोल दो इसको, तो आपको पता है ना इसका फॉर्मूला बताओ मुझे कोई, A इंटू बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है? बस यही लगा लेते हैं यहाँ पे। तो जो बाद वाले पे ट्रांसपोज पहले लगेगा और फिर इस पे बाद में, तो A का ट्रांसपोज बनेगा ये, एंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये खुद का ही इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है, पूछा सिमेट्रिक ये तो है। अब A ट्रांसपोज के बारे में सोचते हैं तो इस पे भी ट्रांसपोज लगा देते हैं, तो यहाँ A ट्रांसपोज है, इस पे ट्रांसपोज लगा दो, बाद वाले का पहले ट्रांसपोज A आ जाएगा और फिर A ट्रांसपोज, मतलब ये भी ओके है। इसका ट्रांसपोज लिया, सेम ही आ गया, चेक कर लो, ठीक है ना। अब इस पे बात करना है, तो यहां इन्होंने क्या कहा है कि A सिमेट्री का डेफिनेशन लिखा था, फिर अब आर्बिट्री 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स, ये भी 2x2 है ना, इसी को ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ ब्लॉक्स हैं, तो ये मैट्रिक्स ही है एक्चुअली यहाँ पे। तो अब इसके बारे में सोचना है आपको, तो बताओ अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, क्या सेम आएगी? तो एग्जांपल से देख लो, जैसे जो सी ऑप्शन में कुछ इस तरह, जीरो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स, से खुद एक मैट्रिक्स है। अच्छा सी ऑप्शन में है और बस ए बी, सॉरी ये बी है, बी में ये डी ऑप्शन है एक्चुअली,
ये भी गलत लिखा मैंने, रुको इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ। चेक कर लो एक बार बस, तो एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो या ऐसे डिसाइड कर लो। सर इसका ट्रांसपोज लेकर के मतलब और A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A गिवन है तो उससे नहीं हो जाएगा? नहीं गिवन नहीं है, आप गलत मतलब मत समझो, वो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसमें गिवन नहीं है, ये आपको गिवन नहीं है कि सिमेट्रिक है। इस लाइन का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, वो आपको बस बता रहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वो आपको बता रहा है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, वो एक डेफिनेशन है। जैसे कई बार जैसे हायर लेवल के इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते तुम्हें चीजें याद हो, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उसको अप्लाई कर पाओ, है ना। जैसे ओपन बुक एग्जाम टाइप का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, आईआईटीज में भी खूब होते हैं कि मतलब तुम्हें क्या होगा, जो फाइनल एग्जाम होते हैं तुम्हें पेपर दे देंगे, वो 2 दिन का टाइम दे देंगे, 2 दिन के बाद सबमिट करना, तभी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम गूगल यूज कर लो, कुछ भी कर लो। तो इस तरह चीज, तो वहां पर्पस ये होता है कि तुम अप्लाई कर पाओ चीजें, ये नहीं कि रट्टा मारो, मतलब डेफिनेशन रट्टा नहीं मारो, डेफिनेशन तुम्हें बता देंगे वो कि तुम कोई भी किताब यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम तुम इसको सॉल्व करके लाओ, मेन ये है। सो यहाँ पर्पस ये लाइन, फर्स्ट लाइन सिर्फ इसलिए लिखी है कि सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है वो लिख दिया है, ये है इसका, ये मतलब यहाँ एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसा नहीं है। तो आपको समझ आना कहना क्या चाह रहा है, ये बस बता रहा था कि कोई सिमेट्रिक बोलेंगे अगर ऐसे, ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसका इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना, वो समझा रहा है कि यहाँ पे ये सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। जिसको नहीं पता सिमेट्रिक क्या होता है वो पहले समझा दे रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अब उस कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है कि सपोज ए इज आर्बिट्री 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ नहीं लिखा है सिमेट्रिक है, आर्बिट्री मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है 2x2। देन कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक, अब डिसाइड करना है आपको कि कौन सी सिमेट्रिक है एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं ये बी ऑप्शन के लिए। मान लो जैसे ए मैं अपनी मर्जी से अगर मैं ऐसा ले लूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये जो बी ऑप्शन है ये क्या बनेगा, सी। तो ये पहले तो 0 का मतलब 0 0 0 0 ये है, इस 0 का मतलब ए ट्रांसपोज इसका लूंगा मैं तो 1 2 3 4 हो जाएगी, और ए का मतलब, और ये 0 0 0 0। अब तुम इस मैट्रिक्स को देख के बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ या ना। बताओ भाई, ये तुम्हारा डायगोनल है, सो इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं एबीसीडी ले सकता था, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस सर। ओके, तो यहाँ इवन मैं एबीसीडी लेता, एबीसीडी आर्बिट्री एलिमेंट, तब भी इस तरह बनते, तब भी सिमेट्रिक होता, क्योंकि 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 4 0 0 2 4 1 2 0 0 1 2 0 0 3 4 0 0 3 4 0 0। सो दिस ऑप्शन इज ओके, चेक कर लो। अब यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या होगा, डी ऑप्शन जो है, सो डी ऑप्शन मैं लिखता हूं, तो यहां बनाता हूं डी ऑप्शन कि ओके मतलब इसका सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन देखा है, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है उसने किसी और तरीके से किया हो, अपने तरीके से कर सकते हो, बट सी सो a 0 0, तो यहाँ पे मैं अगर ए मैट्रिक्स की बात करूं, सो 1 2 3 4 0 0 0 0 ये ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे 0 0 0 0 ए ट्रांसपोज लेना है, तो 1 2 3 4 ये सिमेट्रिक है क्या? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, ए की जगह ये रखा है, ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4 आ जाएगा ना, यहाँ से ए ट्रांसपोज ले लोगे, सो 1 2 3 4 है। सो यहाँ फर्स्ट रो में है 1 2 0 0, यहाँ है 1 3 0 0, ये तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है, जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम हो, तो ये रफली इस तरह से ना, तो यहाँ 1 2 0 1 3 ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आउट हो गया। किसी को कंफ्यूजन है, पूछो। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आर्बिट्री एक मैट्रिक्स बना लिया और देख लिया उससे, यहाँ मैं एबीसीडी लूंगा तब भी होगा, तो ये सी वाला जो ऑप्शन ए, अच्छा यहाँ ऐसे लिखते हैं एबीसीडी, तो
ए सी तो सिमेट्रिक है क्योंकि मैंने सिमेट्रिक ट्रांसपोज दिया, खुद का इक्वल है। यहाँ तुम देख ऐसे देख के बता सकते हो, तो इस वजह से डिसाइड कर लिया ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। जेड एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है which follows normal distribution with mean 0 standard deviation 1। तो मतलब x जो है नॉर्मल 0 1 है। ओके अब यहाँ पे ये तो जस्ट वो नोटेशन आप जानते हैं ना, ये 1/√2 पाई, ये तो पीडीएफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल का और ये डेफिनेशन है। तो मतलब फाई ए का मीनिंग बता रहा है क्या मतलब है। सो दिस वी नो ऑलरेडी है ना, ये CDF ऑफ Z एट A, तो इसी का नोटेशन है कैपिटल फाई ए। तो ये हम पहले से भी जानते हैं हम लोग कि फाई ए इज द नोटेशन फॉर CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ओके तो ये डेटा कुछ दे रखा है 5 - 2 5 - 1 5 0 5 1 5 2। ओके अब बोला नोट करो x बराबर म्यू प्लस सिग्मा z है, तो इसको ठीक से लिखोगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आपका z है एक्चुअली। अच्छा शुरू में सॉरी यहां मैंने थोड़ा गलत लिख दिया ना, ये z था एक्चुअली है ना, ये मैंने गलत लिख दिया था। z एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, यहाँ z है नॉट x, तो ये z है और x माइनस म्यू है, जितने हम समझते हैं x जो है वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है इट्स फाइन। तो दिस इज नॉर्मल विथ मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये सब हमें पता है पहले से चीजें। अब द लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट produced by a machine has a normal distribution with mean 24 month, standard deviation 2 month। अच्छा तो length of the life of instrument produced by a machine, तो लाइफ टाइम बोल देता हूँ मैं, लाइफ टाइम ऑफ अ मशीन या लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसको कुछ नाम दे दो। तो लाइफ टाइम को टी बोल दो फॉर एग्जांपल। सो लाइफ टाइम जो है ये है नॉर्मल 24, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, ठीक है ना, तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। मेन 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मतलब वेरिएंस 4 हो गया। ओके तो पूछना क्या चाह रहा है ये, द प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन विल लास्ट लेस देन 18 मंथ। सो प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 18, तो ये 5 ऑफ 18 हो जाएगा ये ना। ओ सॉरी पहले इसको स्टैंडर्ड बनाओगे। अच्छा 5 में नहीं लिखना है मुझे ना, मतलब ये टी नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा तब जाके वो लिख पाएंगे ना, तो पहले स्टैंडर्ड बना सकते हो इसको तुम। तो देखते हैं ऑप्शन कैसे कह रहा है, सो वी कैन डिसाइड इजीली। बताओ तुम लोग डिसाइड कर पाओगे? देखो बोलो भाई। तो जो t है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 24,4। तो आपसे पूछ रहा है कि t लेस देन 18 किसके इक्वल आएगा। तो t लेस देन 18 का मतलब अगर तुम्हें चूंकि ये स्टैंडर्ड लिखा है तो t माइनस 24/2 लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 24/2। सो ये z बन जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 24 कितना हो गया, -6/2 -3, तो ये हो जाएगा। चेक कर लो भाई। हाँ सो दिस यू कैन राइट, तो 5 ऑफ -3। तो पहला बताओ तुम्हें, तुम लोग देख के, इज इट ट्रू? क्या तुम्हें लग रहा है ये ट्रू है? टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी नॉर्मल 24/4 है, तो इसका पीडीएफ लिखिए। तो स्टैंडर्ड का पीडीएफ है, ये गलत है। यहाँ पीडीएफ किसका लिखा हुआ है, ये भी गलत है। सो यहां से देखो ध्यान से, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 ऑफ -3 विच इज 1 माइनस 5 ऑफ 3। जरा देख के बताओ 5/3 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 5/3 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है,
फाइव थ्री दिया है? फाइव थ्री दिया ही नहीं। सर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, फाइव थ्री नहीं गिवन है। सर वो रेंज निकाल लेंगे हम सर, 5 2 से छोटा होगा 5 माइनस। यस ओके, तो उससे भी सोच सकते हैं हम लोग, टेबल स्टेनोग्राम्स बना सकते हैं। तो हमें 5 2 दे रखा है ना इसने, 5 2 पता है 0.98। ओके, सो जो 5 फंक्शन है इज एक्चुअली CDF है ना, एंड CDF इज नॉन डिक्रीजिंग। ओके, तो उससे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो हमारा ये आंसर है 1 माइनस 5 3। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 3 और 5 2 में क्या रिलेशन है, बोलो। ग्रेटर देन है सर 5। सो सिंपली आप यू नो ऑलरेडी है ना। सो अगर मैं रफली बनाऊं तो ये जैसे 0 है, सो 5 2 का मतलब है इतना प्रोबेबिलिटी है ना, 5 3 का मतलब है इतनी प्रोबेबिलिटी। सो ऑब्वियसली है ना, ये मैं चूंकि PDF के थ्रू बता रहा हूं। सो दिस इज आल्सो मोर देन दिस। सो 1 माइनस 5 3 जो होगा, अच्छा इसी से कर लो डिसाइड। सो तुम्हें क्या 1 माइनस 5 3 है ना, सो दिस इज लेस देन 1 माइनस 5 2। 5 2 क्वेश्चन में गिवन है, 5 माइनस 2 भी आई थिंक डायरेक्टली गिवन है ना, तो 5 माइनस 2 यूज कर लेते हैं हम। हाँ, 0.02 डायरेक्टली -2 था, तो वैसे भी हो जाता। समझ पा रहे तुम लोग? मैं दो तरीके से, तो इतना ना करें हम, डायरेक्टली हमारा आंसर आया हुआ है 5 माइनस 3। तो मैं ऐसा सोचूं कि 5 ऑफ -3 एंड 5 ऑफ -2, बताओ। तो -2 यहां होगा एंड -3 यहां है। सो -3 के पीछे की प्रोबेबिलिटी कम है, ये लेस देन होगी। और 5 ऑफ -2 क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, सो यू कैन यूज दिस डेटा, है ना। सो 5 ऑफ -2 इज गिवन एज 0.02। यस ठीक है ना। तो ये सो 5 ऑफ -3 इज लेस देन 0.02, तो ये करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू आएगी लेस देन 5 ऑफ -2 विच इज 0.02। सो ये तो पक्का है, ये होगा। अब ये बोल रहा है माइनस इनफिनिटी से 18 लूंगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये सोच सकते हैं, है ना, बिकॉज जब हम ऐसा लिखते हैं, अल्लाह लिखिए सेम ही चीज रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू 18 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस इनफिनिटी से 18 ft ऑफ t dt एग्जांपल के लिए। अगर इसने x में लिखा है, मैं t में ही लिख देता हूं। अब जब लिखोगे तुम्हें हर ऑप्शन से डिसाइड करना है ट्रू है कि फॉल्स है, यानी एक ट्रू मिल गया, आगे बढ़ गए। यू हैव टू थिंक कि ट्रू है या फॉल्स है, डिसाइड करना पड़ेगा, देन आगे बढ़ना है। सो यहां से ये, अब t का PDF लिख लो, t क्या था, सो t वाज नॉर्मल 24,4, तो इसका आएगा 1/√2 पाई, बाहर है सिग्मा, इनसाइड सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, फिर ऐसे ही e की पावर -12 t माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर dt। ठीक है, सो ये जो लिखा हुआ है सिग्मा मतलब यहाँ पे 2 ही है। दिस इज आल्सो ट्रू, एक बार चेक कर लो बाकी लोग। यस सर। सो इसमें CD करेक्ट है। तो मतलब सिंपली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कितना अंडरस्टैंडिंग है आपको नॉर्मल का, ये है। फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछो। इस क्वेश्चन में अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन करो, देन क्लियर होगा। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? हाँ सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन 18 था ना, कैपिटल T, उसका जी। आपने जो नेक्स्ट स्टेप लिखा उसका समझा दो। हाँ, t ये था ना, t था नॉर्मल मीन 24 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो 24 वेरिएंस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब इसने t इसका नाम दिया, मैंने लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, तो ये t इसका नाम दिया। तो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी t लेस देन 18, यही ना। तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है तुम ये कर लो, माइनस इनफिनिटी से 18 PDF ऑफ t dt। अब तुम्हें पता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या होता है, वही लिख लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखो, म्यू के जगह 24 रखो, सिग्मा स्क्वायर के जगह 4 रखो, मतलब सिग्मा के जगह 2 रखो। तो म्यू के जगह 24 और सिग्मा की जगह 2। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखो, यहाँ पे जस्ट म्यू को 24 2 रखना, तो ये सीधा सीधा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है t लेस देन 18 था तो हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते, जो मैंने किया था। सो t में से t का मीन घटाओ,
स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो तो यू नो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1 हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हो गया -3 और ये z बन गया एक्चुअली अब। सो दिस इज नाउ प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन -3 विच इज 5 ऑफ -3। अब 5 - 3 जो है सो 5 ऑफ -3 इज लेस देन 5 ऑफ -2 विच इज 0.02। तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये गलत इसलिए क्योंकि ये पीडीएफ स्टैंडर्ड नॉर्मल का लिखा हुआ है तो यहाँ मुझे पीडीएफ लिखना पड़ेगा टी का। तो ये ऑप्शन गलत इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है इसलिए गलत है। यहाँ पीडीएफ नॉर्मल 01 का है। ठीक है जी, क्या कंफ्यूजन है पूछो फिर से, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ये आपने t माइनस 24/2 कैसे किया? ये चेंज हाँ, तो आपको ये थ्योरम पता है क्या? डू यू नो इफ x is normal mu comma sigma square then x minus mu upon sigma का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल 0 हाँ रंजित श्रिया, ये यही तो किया हमने। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास शुरू में जो है तो वही तो किया मैंने। अभी जो t मेरे पास है उस क्वेश्चन में t इज नॉर्मल 24,2 स्क्वायर तो t माइनस 24 जो कि म्यू है अपॉन 2 विल हैव नॉर्मल 0,1 जिसको हम z बोलते हैं। तो ये z में कन्वर्ट हो जाएगा, ये z में कन्वर्ट हो जाएगा। z स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, यही तो किया हमने। और यही प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन t फॉर एग्जांपल, या कुछ भी कैपिटल Z लेस देन यहाँ कुछ भी ले लो। अब स्मॉल z लेना है, स्मॉल z लिख लो। सो दिस इज 5 ऑफ स्मॉल z। अभी तो कोई बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए ये सब प्रोग्रेशन के बाद भी। क्या कंफ्यूजन है पूछो, अभी भी क्या कंफ्यूजन है? मीन घटाया, इसने डिवाइड किया, ये थ्योरम लगा रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है, अब आगे आ जाओ। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने, सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन विल डाई बिटवीन 18 and 24, ये ना मंथ, क्या निकाल पाओगे? तो फिर से वो दो तरीका है, जो पिछले क्वेश्चन में दो तरीके थे। एक डायरेक्टली है कि हम ऐसा करें 18 से 24 में इसका पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दे। सो 18 24 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस हाफ दिस, एक तो ये है डायरेक्टली। दूसरा तरीका है कि तुम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करो फिर से। तो फिर से अगर कन्वर्ट करोगे, दो तरीका है, तो उसमें ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी t माइनस 24/2 लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 और यहाँ हो जाएगा 0। चेक कर लो। सो कितना हो गया z हमारे पास, दिस इज z। सो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू क्या है -3 से लेके 0 तक। तो ये कितना आ गया, तो z है आपका -3 से 0, ठीक है ना। सो z है -3 से 0। सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना
बनाओ, कन्वर्ट कर लो तो इजी है। -3 0 में वही होगा जो 0 से 3 में होगा। ये होता ना, तो उसको भी लिख सकते हो तुम, जैसे भी देख लो, या -3 से करना उससे भी हो जाएगा। तो अब बताओ भाई क्या कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 53 - 50, 53 - 50, 50 मतलब हाफ है ना, तो इससे कंपेयर कर लो। सो 50 तो हाफ हो गया, तो 53 - 50 हाफ। देख लो 53 को कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, जो गिवन वैल्यूज हैं। सो 53 को कंपेयर किया जा सकता है। तो ये तुम्हारे पास अभी जो आंसर आया हुआ है दैट इज एक्चुअली, ठीक है, तो अभी जो आंसर आपके पास है दैट इज 53 - 50, 50 हाफ है। तो अब ये कंपेयर कर लो, जो ये 53 है -1/2, ये 50, ये मोर देन हो जाएगा 52 - 1/2। 52 की वैल्यू क्या है देख लो, 5 + 2, तो 5 + 2 जो है 0.98, देखो तो 0.98, तो ये 0.98 - 0.50, तो कितना आ गया 0.48, चेक कर लो। सो इसकी वैल्यू 0.48 से ज्यादा है ना, तो ये चीज है 0.48। सो 0.48 और 0.48 इज इटसेल्फ मोर देन 0.40, तो इसका मतलब है ये तो ट्रू है। ठीक, देख लो अब सेकेंड तरीके से सोचे, अगर हम यहां ने 53 - 50 किया तो ये मिला, और यहां क्या था, यहां भी तो वैसे ही बनता ना, ये क्या था 50 - 5 of -3, तो बनता तो वही चीज। तो लेस देन तो नहीं, लेस देन बता पाएंगे जी, बताओ कोई। मोर देन तो समझ आ गया, क्या लेस देन बता पाएंगे किससे होगा। अच्छा, तो लेस देन का ये तरीका है कि लेस देन हाफ, तो ये जो वैल्यू 53 - हाफ, ये लेस देन हाफ कब हो सकता है, हम सोचते देखो क्या ये ट्रू हो सकता है। सपोज ये जो हमने निकाले हैं, ये जो 53 - 50 है, मैं इसका सोच रहा हूँ डी ऑप्शन का, ठीक है ना, कि क्या ये लेस देन हाफ हो सकता है। तो लेस देन हाफ कब होगा, ये 53 - 1/2 लेस देन 1/2 कर देता हूँ, तो यहां से आ जाएगा 53 इज लेस देन 1, ठीक। और बाकी वैल्यू जरा देखो, सो 53 लेस देन 1, तो क्या लगता है क्या 53 लेस देन 1 होगी। तुम ये जानते हो कि 53 इज मोर देन 52, राइट, और 52 किससे ज्यादा है, 52 वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन में 0.98, ये लिखा था हमने 0.98 ये होता है, तो 53 0.98 से ज्यादा होगा, और ये बोल रहा है 53 1 से कम होगा। सो बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या ये 1 से कम होगा। तो बोला ये ट्रू नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि 53 तुम्हारा है ना 0.9 है, वो 53 एक्चुअली ज्यादा वो हो जाता है, करीब 50 हाफ होता है। सो 53 बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, लार्ज क्या आएगी मतलब 1 5 होता है क्या, सीडीएफ है ना, ओके एक मिनट, 5 इज द सीडीएफ, तो सीडीएफ क्या होगा, हाँ यस यस। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ कोई भी जिसको समझ आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या, अगर तुमसे मैं पूछूं कि 5 एट प्लस इंफिनिटी ये कितनी होती है,
1। अब 5 प्लस इंफिनिटी और 5 3 में क्या रिलेशन है? लेस देन तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो ये अगर ट्रू है तो ये क्या मैंने यहाँ पे कि 5 3 माइनस 1/2 जो मेरा है, इसने कहा लेस देन 0.5 होगा। तो ये ऐसा कब होगा? जब ऐसा होगा। और ऐसा है क्या? क्वेश्चन ये इज इट ट्रू? अगर ये ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यस इट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज 5 3 इज लेस देन 5 इंफिनिटी। तो 5 इंफिनिटी तो 1 होता है, तो ये तो 5 इंफिनिटी है। सो 3 इज लेस देन इंफिनिटी, यस, तो ये भी ट्रू हो गया। किसी कंफ्यूजन है पूछो? अच्छा यहाँ पे रह गया ये ए वाला छूट गया ना, बाकी तो मैं देख ही लिए। सो हमने देखा सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, और अब बचा ए। ए कितना आया था? ए तो हमारा आंसर आया 5 3 माइनस 5 0 आया है। तो 0 से 3 के बीच की प्रोबेबिलिटी ना, 0 से 3 ये वाला आंसर है एक्चुअली। अभी ये आया हुआ है, या माइनस ले सकते हो। सो 0.5 माइनस 5 माइनस 2, इसको सोचो तो इसके थ्रू तुम सोच सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिक होता है ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो मेरा आंसर आया है क्या इक्वल है? क्वेश्चन ये है मेरा। अब चलो इधर लिखता हूं मैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है अब कि ये जो हमारा आंसर है 5 3 माइनस 5 0, 5 3 माइनस 5 0। तो ऑप्शन ए कहना चाह रहा है क्या ये इक्वल है किसके? ऑप्शन ए कह रहा है इक्वल है 5 हाफ माइनस 5 1/2, सॉरी 5 माइनस 2। क्या दोनों इक्वल होगा? क्वेश्चन इज दिस, आर दे इक्वल? ये डिसाइड करना हमें। तो देखो मैं बताता हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सो ये 0 है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, इस वाले पोर्शन के प्रोबेबिलिटी को। ये पीडीएफ है, ग्राफ जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है। सो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट दिस, राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 5, इसको और सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हो, 5 हाफ माइनस 5/2। तो हाफ इस बीच में आया होगा 1/2, और माइनस 2 यहां रहा होगा, मान लो माइनस 2 इधर है, तो ये माइनस 2 है। सो इस बीच की प्रोबेबिलिटी है। सो डू यू थिंक कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो भी ब्लैक सेट कर रहा हूं, जो रेड सेट कर रहा हूं, दोनों इक्वल आएगा? यस और नो? सो देखो नो सर। ये 0 से -2 वाली 0 से 2 वाली की इक्वल रहेगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। 0 से -2 का जो पोर्शन है वो उतना ही रहेगा जो 0 से 2 है, इट्स ओके। अब यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ एक्स्ट्रा है 0 से हाफ, और यहाँ एक्स्ट्रा है 2 से 3। तो क्वेश्चन ये 0 से हाफ में जो है और 2 से 3 में इक्वल आएगा? नहीं, नॉट नेसेसरली, है ना। 5 3 माइनस 5 2, 5 हाफ माइनस 0 नहीं आएगा, नहीं होगा, तो ये गलत होगा। चेक कर लो। एक बार चेक कर लो तुम लोग, क्या है बताओ, कुछ कंफ्यूजन है पूछो। सर आंसर करेक्ट है सर। ओ करेक्ट है। अरे फिर ऐसे कैसे हो रहा है? एक मिनट, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। सर मतलब वो गलत है सर, ए कैसे ट्रू हो सकता है? नहीं, अगर एरिया इक्वल हो गया तो इक्वल हो भी सकता है ना, ऐसे जरूरी थोड़ी। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा फिर। मतलब तुम ये कह रहे हो उसमें पूछा हुआ है, मतलब उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है आंसर की में। यस सर। अच्छा तो देखते हैं फिर हम कहीं गलती कर रहे होंगे, तो मैं गलती कर रहा हूँ कहीं पे। चेक कर लेते हैं दोबारा। कॉन्सेप्ट तो वही है। तो हमने जो सॉल्व किए, ओके लेट्स सॉल्व वंस अगेन। तो हमने अभी डिसाइड किया, तो यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। ए को सोचना है कि हाउ टू प्रूफ, तो मतलब इसका मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा कि इक्वल है क्या। तो ये है ना, हमने वैसे लॉजिकली देखा, तो यहाँ देखो ये है माइनस, है ना, -2 से हाफ की प्रोबेबिलिटी और 0 से 3 की प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल है, ये देखना है। तो मतलब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी z बिटवीन वो है 0 और 3, क्या ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी z बिटवीन -2 and 1/2, ये आपको डिसाइड करना होगा। सो हाउ कैन यू प्रूव दे आर इक्वल?
टेबल से। टेबल में मुझे क्या क्या पता है, लेकिन टेबल में मुझे तो 2 का तो पता है और 3 का नहीं पता है। लेकिन मतलब यहाँ जो वैल्यू मुझे दे रखी है इन लोगों ने क्या क्या दे रखी है, इन लोगों ने मुझे वैल्यू दी है -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। 1/2 पे तो है ही नहीं, ओके, बट स्टिल वी नीड टू प्रूफ। ठीक है, अगर देखते हैं कहीं कहीं हो सकता है तो उसको हमें कहीं कहीं प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से 3 के बीच में एक्चुअली ग्राफ नीचे है ना, तो ये एरिया हरा ही कम है। यहाँ 0 पे तो पीक है ना इसका, तो 0.5। तो समहाउ मुझे इसको प्रूव करने का मतलब, ये प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी और -2 से 0 की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। Proving this equal means proving this equal, and this proving means probability z 0 से 1 से, अब हो जाएगा यहाँ 0 से 2 से 3। तो मुझे ये चेक करना होगा कि 2 से 3 होने की प्रोबेबिलिटी z की, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ एक्स्ट्रा है आपका क्योंकि हमने -2 से 0 का कर दिया, 0 से हाफ, तो 0 से हाफ। सो ये चीज हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 से 3 के बीच का प्रोबेबिलिटी z का और 0 से हाफ के बीच का प्रोबेबिलिटी, क्या ये इक्वल है। इक्वलिटी दिखाना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे, क्योंकि इक्वलिटी दिखाने का मतलब है, अच्छा फाई इज एक्चुअली CDF। तो CDF का मतलब हो गया नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस। तो ओके, ठीक है। तो इसके एवज में मैं अगर ऐसा करूँ 2 से 3 के एवज में ये जो है अगर यहाँ ऐड करूँ, तो एक तो मुझे 5 3 चलो -5 2, इसका आइडिया है। यहाँ से 5 1/2 माइनस ये 1/2, चलो 5 2 से दे रखा है मुझे। सो 5 अनलेस यू हैव अ टेबल, कैसे डिसाइड करोगे तुम कि ये आएगा। दिस वैल्यू है कहीं कहीं 0.02 एंड -0.05। सर यहाँ हाफ क्यूब की जगह आपने हाफ लिखा है। ये नीचे वाले स्टेप में 5 3 -5 2। और इसको मैं इधर बुला रहा था एक्चुअली, एक मिनट, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ तो हाफ इधर बुला, ये इधर चला गया, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना 5 2 -5 0, ये हो गया ना, ये है। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा प्रूफ इसका ना। सो यहाँ से ये है कि चलो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ये आई थिंक हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो कि 5 2 जो है ये 0.98 है। सो दिस इज 0.98 और 0.5, सो 0.48, ये तो ठीक है। सो 5 3 -5 हाफ एग्जैक्टली 0.48 हो रहा है। तो टेबल अगर यूज करो डायरेक्टली दिख जाएगा मुझे। ऐसे हम कैसे बिना टेबल के डिसाइड करें, ये है। तो या तो इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करना इज नॉट अ इजी टास्क। अगर 5 3 निकालने का मतलब है किसी को ये इंटीग्रेट करना होगा -∞ से 3 1/√2 पाई e की पावर -12 z² dz। कैसे करोगे इंटीग्रेट इसको?
ठीक है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी टाइम आगे बढ़ते हैं। सो कैसे इक्वल है, तो इसमें भी एक ये रहेगा प्रूफ करना इसमें कि जो सेकेंड क्वेश्चन है कि इसका आंसर एक्चुअल में आंसर तो हमारा ये आया हुआ है, एक्चुअल आंसर है 53 माइनस 50, और ये ऑप्शन ए चूंकि कहना चाह रहा है कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहेगा। अब ये कैसे रहेगा ये हमें भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज है। मतलब एरिया उस बीच में 0 से 3 का एरिया, और इधर मैं कह रहा हूं कि -2 और 1/2 का एरिया इक्वल है, तो ये somehow यही प्रूव करना पड़ेगा कि एरिया 0 से 3 का और -2 से हाफ का वो एरिया इक्वल है। हो जाएगा, कोई टेक्निक तो होगा, मैं देखता हूँ, तो इसको रहने दो। तो एक क्वेश्चन इसका रह गया, अभी 6 का ये पार्ट रह गया। चलो अगला क्या है, कहाँ चले गया, 7th। तो 7th कह रहा है कि क्या कह रहे हैं 7th, आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन द परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल लास्ट मोर देन 26 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो फिर से वही, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे प्रोड्यूस किए गए बाय दिस मशीन, तो क्या परसेंटेज है इंस्ट्रूमेंट का दैट विल लास्ट मोर देन 26 मंथ। तो निकालो प्रोबेबिलिटी, अभी ये देखो t मोर देन 26, तो ये तो निकाला जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो t माइनस 24 अपॉन 2 मोर देन 2/2 मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन 1। तो z मोर देन मतलब 1 माइनस 5 1 है ना, ये है, सो 1 माइनस 5 ऑफ 1, तो इसका आंसर अभी निकल गया 1 माइनस 5 ऑफ 1, तो इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है 1 माइनस 5 ऑफ 1, और 5 1 दे रखा है ना यहाँ पे, 5 1 की वैल्यू कितनी है, सो आ गया 5 1 0.84 है ना, तो 0.84 है, तो अभी मैंने जस्ट है ना ये कैलकुलेट किया हमने, तो 1 माइनस 0.84 कितना होगा 0.16, ये है, सो कितना हो गया ये क्वेश्चन में रखा है 0.84, तो इक्वल टू 16, तो मोर देन 15, ट्रू और फॉल्स, ठीक, लेस देन 14 नो, चेक कर लो, यस सर यही ठीक है ना। तो 16% आ गया, तो 15 से ज्यादा ही तो है इसीलिए, सो 1 माइनस 5 1 क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे आ गया। चलिए अब कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन नीचे होगा, उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन है आपके पास। गिवन बिलो इज द टाइम टेबल फॉर द given below is the timetable for a transcontinental train cutting across several time zones. All times given below are local time in respective cities. It is given that the average speed between any two cities is same for the both way journeys. So it is given that the average speed between any two cities is same. Both way journey, ठीक है, दोनों जर्नी से रास्ता सेम है। ठीक है, क्या बोला, लोकल टाइम अराइवल डिपार्चर, ओके, डिपार्चर 6 बजे हुआ, तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि यहाँ जूट पे पहुंची 6 बजे, यहाँ से ये 7:45 पे पहुंची, तो यहाँ से निकली है ना 6 बजे 7:45 पे, देन स्टार्टेड 7:50, देन 9:40, 9:45 एंड सो ऑन,
और लास्ट में यहाँ पे जाके 10:40 पे स्टॉप हो गई। और दूसरा कह रहा है कि 10:40 पे ना सुबह 8 बजे AM यहाँ से चली, फिर अराइवल 12:55, फिर डिपार्चर हुआ 1 एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है, पूछना क्या जा रहा है? तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि which of the following pair of cities are in the same time zone? So इनमें से कौन कौन सा सिटीज है जो सेम टाइम जोन में है? बताओ। टेबल को एनालाइज करो और फिर बताना है लोकल टाइम इन रेस्पेक्टिव सिटीज। दो सिटीज के बीच आने जाने का ना टाइम वो स्पीड सेम है। तुम ये देखो कि जैसे तुम करस्पॉन्डिंग सिटी को एनालाइज करो, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा और यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, देखो। कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? इसमें सेम टाइम जोन का क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हें एक, चलो पहला ऑप्शन सोचते हैं। ये जो जूट एंड याग है, सो यहां से देखो, यहाँ पे कितने बजे इसने स्टार्ट किया? 6 AM पे। कितने देर में कहां कितने टाइम में पहुंचा? कितना टाइम लगा इसको? 6 AM और 7:45 के बीच कितना टाइम है? सर 1 hour 45 minutes। ठीक है, सो एक जर्नी में 1 hour 45 मिनट लगा। अब उल्टा सोचो, यहां देखो, जब यहां पे इसने डिपार्चर कितने बजे हुआ? अब याग से तुम जूट में देखो क्या होगा। अराइवल डिपार्चर, तो अराइवल हो गया ना, 10:50 पे आया था, 10:55 से डिपार्चर हुआ, 12:48 पहुंचा। कितना टाइम लगा इसको? ध्यान दो, 10:55 और 12:40 के बीच कितना टाइम लगा? सर सेम ही लग रहा है। 35 सर सेम। अच्छा 1:45 ही है, ओके। बाकी में वैसे ही है, बाकी में कंपेयर करो। जैसे अगला है जूम और वीप, इसका क्या हो रहा है? तो डिपार्चर हुआ 9:45 और यहां पहुंचे 12:10 में। कितना टाइम लगा इसमें? ओके, तो यहां से 2:25, उल्टा भी सेम ही है, चेक करो 2:25 ना। और यहां अगर तुम चेक करो तो
विकास कहाँ चेक कर रहे थे अभी? याग से विप है ना, हाँ। अब विप से याग, तो यहाँ डिपार्चर कितने बजे हुआ? 2:30 पे। एक मिनट, यहाँ में गलत देखा ना, उसी करिए, विप से जम ना, विप से जम। ये कितना है? 2:30 AM से 6:55 AM। एक मिनट, हाँ है, रुको। कितना टाइम लग रहा है इसको? सेम 2:25 यहाँ भी है क्या? सब में ऐसा ही सेम है? 4:25 हाँ, 4 यहाँ पे नहीं है 4. यहाँ 4:25, यहाँ कितना था? यहाँ तो ये सेम। ये 2:25, यहाँ 4:25। यस सर। ओके, अब बताओ आगे। सेम वर्क और क्या है? यूआप जो भी है, इसके बीच का देखो यहाँ से। तो यहाँ पे डिपार्चर हुआ 2:50 पे, अराइवल हुआ 4:05। कितना टाइम लगा? 1 hour 15 minutes। 1:15। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ वापस। सो इसका डिपार्चर हो 8:35 और पहुंचा 11:50 पे। 3:15। ओके, एंड नेक्स्ट ऐसा ही टिक्स और सब। सो टिक्स से डिपार्चर हुआ इस पे और अराइवल हुआ 7:40। बताओ 5:45 7:40 टाइम 1:55। और उल्टा जर्नी अगर देखेंगे तो हमें अब कहाँ पे? यहाँ पे यस सर 3:50 तो यहाँ बोल रहा ना कि मैं सब के बात करूँ। यहाँ डिपार्चर हुआ 1 बजे और पहुंचा 4:55 पे। तो देख लो किस में इक्वल आया है। सर एक बार। सो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या दे रखा है? ये सर ये है। ठीक है ना, इसने कहा था कि सेम टाइम जोन है ना, तो सेम टाइम जोन है तो आने जाने का, क्योंकि स्पीड सेम था ना, तो यहाँ इसने कहा था दोनों में स्पीड सेम है तो टाइम भी सेम ही लगना चाहिए फिर तो, सेम टाइम जोन है तब। सो एवरेज स्पीड बिटवीन एनी टू सिटीज इज सेम। तो जब स्पीड सेम है और टाइम जोन भी सेम है तो इक्वल टाइम लगेंगे। तो डिफरेंट टाइम इसलिए लग रहा है कि टाइम जोन बदल जा रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, राइट डाउन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज। ये लिख सकते हो ना, आसान है ना। सो जूट टू राज, क्वेश्चन बोला डाल दो टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज। तो कितना हो गया? यहां से लेके कहां तक? यहां तक कितना टाइम लगा इसको? 6 AM पे स्टार्ट किया था और 10:40 पे पहुंचा। क्या बीच का टाइम काउंट करो कि नहीं, जो स्टॉपिंग पीरियड है? स्टॉपिंग पीरियड हर बार 5 मिनट का है ना। तो ये तो निकाल दोगे ना, 6 AM से लेकर 10:40 तक PM कितने घंटे लगे? 2 आवर्स का टाइम जोन का भी तो। एक मिनट रुको, पहले क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर जैसे ये विप से वेग गए थे सर, ये जम से विप, उनमें 2 आवर्स का टाइम लेग था। टाइम जोन में 2 आवर्स का। अच्छा, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिखा था पहले ये देख ले। तो इंफॉर्मेशन इतना ही है ना। अभी सर हमने जैसे बी पार्ट के लिए निकाला सर। हाँ हाँ, बी पार्ट के लिए 2 आवर्स का टाइम लेगा। टाइम जोन में फर्क है 2 आवर्स। टाइम जोन में अरे टाइम जोन में फर्क है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये ऐड कर रहे हो और ये ऐड कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो क्या?
नो सर। हाँ, इसने पूछा है टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? सर एक बार ऊपर लेना तो लोकल टाइम अलग अलग है। अच्छा, मतलब ये मुझे है ना लोकल अराइवल डिपार्चर। सो सर ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो इंटरवल बना सकते हैं हम इसमें, अगर 5 मिनट्स का डिफरेंस है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके इंटरवल बना के ऐड नहीं कर सकते, जैसे इसे छोटी क्लासेस में करते थे। हाँ, कर सकते हो ऐसे भी। तो इसमें तो मतलब टोटल टाइम कितना लगा जाने में, ये तो पूछा है ना 6 to 10 में। और आप ये कह रहे हो बस उसमें टाइम जोन का थोड़ा फर्क है ना, सिटी। क्वेश्चन ये कह रहा था गिवन बिलो द टाइम टेबल फॉर ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन कटिंग अक्रॉस सेवरल टाइम जोन्स, all the time given below are the local time in respective cities. So it is given that the average speed between any two cities is the same for both way journey. So how do you know कि 2 घंटे का वो है यहाँ पे? अच्छा एक मिनट, हाँ मैं समझ रहा तुम जो कहना चाह रहे हो कि लाइक यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ जाने का टाइम पूछ रहा है ना, कितना टाइम लगा। अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 145 या 225 या 425, 115 315, 155 355, तो इन दोनों में 2 घंटे का आप कह रहे हो कि वो हो गया टाइम जोन की वजह से डिफरेंस हो गया। लेकिन हमें जाते टाइम का ही सोचना है ना, तो तुम इसका लगाओ कितना होगा, ये कितना होगा। अभी हमें सिर्फ इसका सोचना है, यहां से यहां तक का ये है। निकालो आंसर क्या कह रहा है, आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? जो कैलकुलेट करके फिर कह रहा है कि राइट डाउन द टाइम एट यूएप व्हेन इट वाज 12 noon एट जूट। तो जब जा रहे थे तो उसमें टाइम इतना लग रहा था, जब वो टाइम जोन है ना चेंज हो रहा था ना बीच में, इसीलिए तो टाइम जोन चेंज हुआ तो टाइम ज्यादा लगा। टाइम जोन हटा दो। किसी का कंक्लूजन आंसर आया कि क्या आंसर होना चाहिए फाइनल? सर एक कोशिश क्या बताऊं? बोलिए। तो 6 AM से 10:40 PM तक टोटल 16 आवर्स एंड 14 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके। और यहाँ पे अगर मतलब ये जो टाइम डिफरेंसेस है क्वेश्चन 8 में, तो हर एक में 2 आवर्स का डिफरेंस है। हाँ। उससे मिला के टोटल 6 आवर्स का डिफरेंस हो गया। उससे अगर ऐड कर देते हैं तो आ रहा है आंसर। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस हुआ ना, क्योंकि इस सिटी से इस सिटी जाने में इतना लगा, आने में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ जाने में इतना टाइम लग रहा है, आने में इतना लग रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, दिस प्लस 6 आवर्स आप करते हैं तो आंसर आता है जो दे रखा है उन्होंने। हाँ 16 आवर्स दिस एंड प्लस 6, तो टाइम जोन का ना वो था, तो टाइम जोन की वजह से डिफरेंट टाइम जोन में जा रहा है ना, इसलिए वो हो रहा है। सो 2 घंटे का यहाँ पे आपका टाइम जोन की वजह से वो हो रहा है, तो 2 घंटे का गैप है।
तो इसी 2 घंटे का मुझे लग रहा है वो करना पड़ेगा आपको, 2 घंटे को मैनेज करना पड़ेगा, वहां भी ऐसे ही है। अच्छा वैसे तो मैं यहाँ से सोचते हैं, चलो यहाँ से देखो, इसमें टोटल तुमने कहा 16 घंटे लगे, यहाँ से डिसाइड करो 8 AM से लेके 12:40 PM तक, इसमें कितना लग रहा है? सर सेम है 16 और 14 में। अच्छा 16 और यहाँ भी वही है, बट वो टाइम जोन का बीच में वो हो रहा है, इसीलिए टाइम जोन की वजह तुम्हें क्या करना है, 6 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो टाइम उस हिसाब से कम होता रहा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके देखो, तो देखता हूँ, फिर कल एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा। तो एक क्वेश्चन पहले रह गया था, ये है, इसको देखते हैं अभी, इसको एक बार सॉल्व करके तुम। हाँ सर इन 3 में टाइम जोन का फर्क है, बाकी सब में टाइम जोन सेम। अच्छा ओके, ऑप्शन में नहीं करना तो इन्हीं 3 को ही हम ऐड करेंगे। बस इन्हीं 3 के बीच आने में टाइम जोन का 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, सो वो आप दो तो 6 आवर्स ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। सर डाउट ये ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते। हाँ अच्छा, तो टाइम जोन क्या हो रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए, अब टाइम जोन आगे या पीछे है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? यस जैसे वहां का टाइम मान लो 2 घंटे आगे है, तो हम 2 घंटे लगाए या 2 घंटे ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो 4 घंटे का हमारा जर्नी हो जाएगा, या 2 घंटे पीछे है तो उसके हिसाब से, तो इससे एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन तो सही है। तो यहाँ टाइम जोन का जो डिफरेंस है ये 2 घंटे का यहाँ है ना, 2 घंटे का यहाँ है, सो ये है। ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया क्वेश्चन में? हाँ सो सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट हम तब करते तो टाइम जोन आपका बढ़ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ये रियल नेम तो है नहीं कि वैसे हम गेस करें, तो ऐसे कुछ बना रखा है ना, मान लो हमें तो आइडिया भी नहीं उतना कहाँ क्या टाइम जोन चल रहा है, तो ये जिसे बता रखा उसके हिसाब से देखते हैं। तो ऐसे टाइम लगा टोटल 1640 या प्लस उसने 6 आवर्स किए ड्यू टू टाइम जोन। टाइम जोन की वजह से मेरा रहा कि टाइम ना जर्नी में 6 घंटे ज़्यादा लगे होंगे, इसमें वो हो गया, कवर हो गया। तो ऐड करने से क्या होगा, मान लो यहाँ पे जैसे ना, यहाँ से नेपाल का जैसे मान लो 15 मिनट का पीछे है ना वो शायद, हाँ आगे है जो भी है, तो टाइम जो अगर पीछे है तो उसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये एरो का कुछ मीनिंग, एरो तो चलो यहाँ जा रहा था ना, इस तरह से बता रहा है ना, तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ का, कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसा है नहीं खास यहाँ पे। एवरेज स्पीड तो सेम ही है ना, तो
एवरेज स्पीड इज सेम बिटवीन टू सिटीज, ये देखो, सो एवरेज स्पीड इज सेम इन टू सिटीज। सो ये था कि एवरेज स्पीड तो सेम था, लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ कम लगा। तो मुझे लग रहा है कि तो जो ज़्यादा टाइम लगा उसको कंसीडर कर रहे हैं ना उस जोन में। ये तुम एक काम वो भी कर सकते हो, वैसे करते हैं ना। ऐसे भी सोच सकते हैं, टाइम जोन पीछे है, जैसे याक में डिपार्चर 7:50 पे हुआ है और जम में 9:40 AM पे हुआ है। अगर आगे होता तो पीछे घटे 7:40 पे होता, जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे 7:40 पे होता, मतलब टाइम जोन वही, टाइम जोन आगे या पीछे ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता 7:50 है और यहाँ टाइम जोन अगर पीछे होता तो ये सही बात है, 7:30 या 6:50 से स्टार्ट होता, तो टाइम जोन इसका आगे है। ये यहाँ से दिख रहा है टाइम जोन आगे है, ये भी सही है कि ये 7:50 अगले सिटी में स्टार्ट हुआ, पहुंचा ये 9:40 फिर। इस तरह से कुछ टाइम जोन का कॉन्सेप्ट होगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूँ। तो बाकी ऐसे निकाल सकते हो, अब अगर टाइम जोन का है तो उससे ही निकल जाएगा कि जब 12 बज रहे हैं यहाँ पे तो 2 घंटे का टाइम जोन का गैप है, तो देख लो जूट में क्या टाइम है। जब में 12 बजे हैं तो आज में क्या टाइम है, ये देखो एक बार करके, तो इसको देखता हूँ। और कितने क्वेश्चंस रह गए, एक बार ट्राई करो तुम लोग, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से लिखना। जो क्वेश्चन रह जाएगा वो फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा, जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे तुम्हारे एंड में, बट यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन खुद से, जो बचेंगे वो एंड में देखेंगे दोबारा। अभी देखो आगे क्या है, इसको देख लेते हैं। सो इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with each question having 4 options and a single correct answer। ठीक है, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, each question having 4 options, a single correct answer। Suppose that only 20% candidate think they know the answer to the difficult question and only half of them know it correctly। तो 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है। 20% लोग सोचते हैं कि उनको आंसर पता है, आंसर टू 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओनली हाफ ऑफ देम नो इट करेक्टली, और आधे हैं जो जानते हैं करेक्टली, एंड द अदर हाफ गेट इट रॉन्ग। ठीक है, तो या 50%, 20%, 30%। ठीक है, द रिमेनिंग कैंडिडेट pick one option out of the 4 randomly। ठीक है, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, अच्छा अदर हाफ, ओके ओके, तो 20% जो है वो सोचते हैं कि दे नो द आंसर टू 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, and only half of them know it correctly and the other half get it wrong। The remaining candidate pick one option out of the 4 randomly and tick the same if a candidate has correctly answered a question। So एक candidate ने correctly answer किया है question को, so what is the conditional probability that she knew the answer। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, है ना। तुम्हें गिवन है कैंडिडेट ने, सो क्या प्रोबेबिलिटी है सी न्यू द आंसर, तो 20% लोग थे थिंक दे नो द आंसर, ओनली हाफ ऑफ दे नो इट करेक्टली। सो एक तो होता है, यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, 20% सोचते हैं तो दोनों आंसर ना, ये क्या लिखा है कि 20% थिंक दे नो द आंसर टू 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ओनली हाफ ऑफ देम, मतलब 20% का हाफ, and other half get it wrong। ठीक है, so क्या प्रोबेबिलिटी है कि they will know the answer and
तो आइदर दे विल नो और दे विल नॉट नो, है ना, यही है ना, E1 E2 में बना लो। इसने बोला है सी न्यू द आंसर, तो E1 ले लो, यही चीज सी न्यू द आंसर, और E2 क्या कंसीडर करोगे, सी डिडंट नो द आंसर। ये हो गया, ए इवेंट है कि कैंडिडेट हैज करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, सो आंसर इज करेक्ट। तो क्या निकालना है तुम्हें, सो यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। सो ये बेस थ्योरम यूज करो और ट्राई करो। सो बेस थ्योरम लगाओगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है ये बताओ यहां से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये 20% है, ये 80% होगा, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये बताओ। अगर वो आंसर जानते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि करेक्ट होगा, 1/2 एंड 1/2। अच्छा एक मिनट, सॉरी, नॉट 1/2, यहां होगा कि इफ सी न्यू द आंसर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। तो इसने कहा कि 20% लोग सोचते हैं जानते हैं, अगर है तो आधे करेक्ट होगा। अच्छा, इफ सी डिडंट नो द आंसर देन क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने का, इफ सी डिडंट नो द आंसर, अगर इसका आंसर नहीं पता है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। रिमेनिंग कैंडिडेट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 रैंडमली। जो बाकी कैंडिडेट है, मतलब 80% कैंडिडेट चूज कर रहे हैं क्या, 20% में तो हाफ हाफ है ऑलरेडी। ओके ठीक है, तो ये जो 80% लोग हैं जो आंसर नहीं जानते हैं, द रिमेनिंग कैंडिडेट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन, टिक द सेम। देखो पहले यहाँ लिखा हुआ है सिंगल करेक्ट आंसर है, तो एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में तुमने 4 में से एक टिक कर दिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ट्रू होने का, 1/4, यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मुझे अब समझ आ गया। एक्चुअली ऐसा है कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप में 20% लोग हैं जिनको लगता है कि वो आंसर जानते हैं, 80% वो लोग हैं जिनको आंसर पता ही नहीं है, ठीक। अब इस 20% लोगों में जो आंसर करते हैं, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि करेक्ट आंसर करेंगे और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आंसर रॉन्ग होगा। इन 80% में जो सिर्फ गेस कर रहे हैं, इसमें करेक्ट होने का चांस 1/4 है और करेक्ट नहीं होने का चांस 3/4 है। ये चीज है। सो हो गया, पुट कर लो, सारे डेटा मिल गया ना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग। सो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखोगे, यही 4 चीजें चाहिए, E1 प्रोबेबिलिटी, E2 प्रोबेबिलिटी, A गिवन E1 1/2, A गिवन E2 1/4। इसको अप्लाई कर लो, हो जाएगा। बेस थ्योरम लगा लो, आ जाएगा आंसर। नहीं आ रहा फिर डिस्कस करो। अभी क्या है, अगले क्लास में डाउट क्लास हमेशा चलता रहेगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, नहीं होता है, हम फिर से डिस्कस करेंगे, ये चीज है। बट उसके लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा। कई बार ना बच्चे छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं, आपको पूछना पड़ेगा दोबारा, कई बार रह जाता है। तो ये मुझे तो भेज देना, मैं ट्राई करूंगा फिर। ये है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, टाइम है ना हमारे पास अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, तो ये तो हो गया, जैसे है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर n सॉन्ग्स सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, ठीक है। n सॉन्ग को 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेट किया आपने। Assume that each playlist has at least 1 song. So n song है, 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेट किया। Assume करो कि each playlist has at least 1 song. एक
प्लेलिस्ट में कम से कम एक सॉन्ग तो है। द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 songs consisting of 1 song from each playlist is। बोलो। कम से कम एक सॉन्ग तो है सब में। बताओ भाई, हाउ विल यू सॉल्व, क्या कर सकते हैं? सोचो, तो सोचोगे तो थिंकिंग डेवलप होगी। सॉल्यूशन नहीं देख के बता देना, तुम एक बार ट्राई करो, अब सोचो क्या कर सकते हो तुम। करना है, देखो अभी जैसे अब क्लास खत्म हो जाएगा, अगली क्लास हमारी कब पड़ेगी? इसकी क्या शेड्यूल है? आज क्या है? मंडे को ना। तो देखो तुम्हें करना क्या है, मंडे तक ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन फंस जाएगा मुझे एक बार भेज देना पहले ही, संडे को भेज दो, 2 दिन पहले भेज दो कि मान लो ये पेपर में ये क्वेश्चन रह गया, तो वो मैं पहले से ट्राई करके आऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट बता, क्योंकि सोचने में मुझे भी टाइम लगेगा, है ना। तो पहले हम ट्राई करके आगे, फिर तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा क्या अप्रोच है। तो इस तरह से है। सो डाउट तुम पहले भेज सकते हो, जो पेपर से हमने डिस्कस किया उसको सॉल्व करो, और जो डाउट्स है तुम पहले भेज सकते हो। उससे ये फायदा होगा कि क्लास में सिर्फ हम डाउट डिस्कस करेंगे। और देखो सब लोग सिंसियर नहीं है, बहुत लोग एग्जाम के 4 दिन पहले शुरू करेंगे, तो मुझसे सिंसियर 4-5 लोग ही रहते हैं। तो अगर तुम हो खुद से सारे क्वेश्चन कर रहे हो, जो जो क्वेश्चन फंस जा रहा है मुझे पहले बताओ, एंड देन उसको हम क्लास में स्पेशली वही क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाकी बाद में। ये है, तुम्हें डाउट बताना पड़ेगा, सो दैट है ना, जरूर इंस्टेंटली मैं सब कर दूं। तो ये मुझे देखना पड़ेगा अभी इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन फ्रॉम इंटरवल 0, 1 to r। इसको ट्राई करके आना, एक बार देखता हूँ, अभी तो मुझे समझ नहीं इससे आंसर क्या आएगा, बट ये अप्रोच है, छोड़ो, अभी अगला बैच का टाइम भी हो रहा है शायद। तो जो जो क्वेश्चंस रह गया पहले तुम ट्राई करो, और जो नहीं हो तो मुझे भेज देना, फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर हम क्लास में बताएंगे। तो घर से मैं ट्राई करके आऊंगा, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे इस तरह से। सर ये वाले पेपर कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ये वेबसाइट पे है, मतलब आप गूगल करो, मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है, देखो यहाँ पे है। आप जस्ट गूगल करो CMI MSc PYQ, है ना, MSc डेटा साइंस PYQ, ये देखो ये वेबसाइट है cmi.ac.in। मतलब ऐसा गूगल जस्ट करो ना कि MS, यहाँ देखो यहाँ सारे पेपर है, MSc डेटा साइंस है ना, यहाँ पेपर्स हैं ऑलरेडी। सैंपल क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर्स हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। एंड देन सीखने के लिए यू ट्राई फर्स्ट, एंड देन जब नहीं हो सॉल्व, देन यू ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, एंड देन लर्न, उसके बाद फिर करो। मैं भी वही करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको फिर हम सीखेंगे, तो सीखना ही तो है, ये है। बट यू हैव टू लर्न समवेयर। तो इसको ट्राई करके आओ, इसको मुझे लगा कंप्लीट करके आओ। तो अभी के लिए होमवर्क मैं ये रखता हूँ नेक्स्ट क्लास का, इसको तुम पहले कंप्लीट करके आओ। तो इसमें क्या सब्जेक्टिव भी है क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं, तुम लोग आता होगा तो। बेसिकली तो प्रोग्रामिंग के कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन आ गए नहीं? हाँ, 2 पार्ट ए में आते हैं, 2 पार्ट बी। जैसे 17, 18, अच्छा 2 हो गए। सो 2 क्वेश्चन पार्ट ए में, 2 क्वेश्चन पार्ट बी में, ओके। और फिर सो यहाँ से पार्ट बी, तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन हो गए, और पार्ट बी में 20 है, ठीक है। देखो तो अभी के लिए मैं होमवर्क लिख लो तुम लोग, क्योंकि टाइम तो खत्म हो रहा है। सो आप लोगों का होमवर्क क्या है कि ये जो 2018 वाला PYQ है, 2018 PYQ जो MSc डेटा साइंस CMI वाला जो है, सो ये आपको ट्राई करके आना है, टोटल क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक। अब इसको फॉलो करना है, जो लोग सिंसियर उसको फॉलो करना। तो आपको ये पेपर के 40 क्वेश्चन है, 40 से 40 ट्राई करने हैं, ठीक। इसमें से कुछ क्वेश्चन हो जो आप इजीली कर दोगे, और कुछ होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो आप अगले क्लास में क्या करना, मुझे 2 दिन पहले सैटरडे या संडे को मुझे ये भेज देना कि सर 2018 PYQ जो MSc डेटा साइंस वाला है, इसमें से क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में ये क्वेश्चन और पार्ट बी में ये क्वेश्चन रह गया,
तो मैं ट्राई कर लूंगा पहले ही, एंड देन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे डाउट्स, ठीक है ना। तो पहले डाउट डिस्कस करेंगे, मतलब पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो आता है वो दोबारा क्यों डिस्कस करेंगे, मतलब जो तुम कर रखे हो, तो ये ऐसे करेंगे अभी हम, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है। तो अभी आप 2-3 दिन का टाइम लो, इस पूरे पेपर को कंप्लीट करो, 40 का 40 क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन खुद से लिखो, उसके बाद यू कैन टेक हेल्प, सॉल्यूशन दे भी रखा, उससे भी हेल्प ले सकते हो, और स्टिल अगर समझ ना आए तो मुझे भेजो, फिर हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके एक एक पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो ये है एक एक करके पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो दैट इज डाउट मेनली है कि पीवाईक्यू आप सॉल्व कर पाओ पूरा डाउट्स एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो, इसके ये होमवर्क है, आपको ये करके आओ, एंड देन जब मंडे नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम फिर इसके डाउट्स पहले भेज देना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले से आप ट्राई करते रहो, आप खुद से ट्राई करो, एंड देन डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, लेकिन पहले डाउट भेज देना, ये रहेगा, ठीक है। सो ट्राई करके आओ, फिर देखते हैं एक बार अगले क्लास में फिर से। सो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अभी आज यही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, चलो। थैंक यू।